सन 2005 में मुखर्जी आयोग को ताइवान की सरकार ने बताया सन 1945 में ताइवान की जमीन पर कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 2005 में भारत सरकार को सौंपी, जिसमें उसने दावा किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिस विमान से दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा किया जाता है वह विमान 1945 में ताइवान की जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। आखिर क्यों छिपाया गया देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य, जिसने अपने भारत माता के लिए इतने बलिदान दिए, जिसने अपनी दम पर देखते ही देखते आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी, जिसने अपने ही दम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंग्रेजों से छीन लिया, कोहिमा पर अटैक करके अंग्रेजों की नाक में दम कर दी। क्या ऐसा व्यक्तित्व स्वतंत्रता के बाद इतने समय तक गुमनाम बनकर रह सकता है? क्या ऐसा व्यक्तित्व भिखारियों के रूप में जीवन व्यतीत कर सकता है? तो दोस्तों, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उनके गुमनाम होने की कहानी पचती नहीं है। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जी हां दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस विस्टा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हुए हैं भारत के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन। हर भारतीय युवा के अंदर जोश जगा देने वाला, कुछ कर गुजर जाने के लिए मजबूर कर देने वाला ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया देश के हित में। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय लेकर आए हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ था। 23 जनवरी को जन्मा ये देश का महानायक अद्भुत और विलक्षण शक्ति के साथ पैदा हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस एवं माता का नाम प्रभावती था। नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस कटक के बहुत बड़े नामी वकील थे। आइए देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आईसीएस बनने तक का सफर। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से इन्होंने 1909 ईस्वी में अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट करते हैं। नेताजी ने महज 15 वर्ष की अवस्था में ही स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण साहित्य का अध्ययन कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1915 ईस्वी में जब वह इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे थे बीमार पड़ जाते हैं। इसके बावजूद भी सेकेंड डिवीजन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दर्शन शास्त्र से बीए प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। 49वीं रेजिमेंट में सैनिक के रूप में भर्ती होने के लिए नेताजी ने परीक्षा दी, लेकिन आंखों की खराबी की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी को ज्वाइन करने की इच्छा बचपन से ही थी। दरअसल जानकीनाथ बोस जी की हृदय से काफी इच्छा थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस ऑफिसर बने, किंतु आयु को देखते हुए उनके पास केवल एक अटेम्प्ट बचा हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफी असमंजस में थे कि आईसीएस की परीक्षा दी जाए या ना दी जाए, तो उन्होंने अपने पिता से एक रात्रि का समय मांगा और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब उनको आईसीएस ऑफिसर की परीक्षा देनी है। इसके लिए वे इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां पर काफी मशक्कत के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रहने और खाने का इंतजाम हो जाता है। इसके बाद जब आईसीएस का एग्जाम आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑल ओवर रैंकिंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चतुर्थ स्थान था। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष और दयानंद सरस्वती के विचारों का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ था। उन्होंने इस बात का काफी मंथन किया कि अंग्रेजों के नेतृत्व में रह के आईसीएस ऑफिसर बन के वह गुलामी कैसे कर सकेंगे। उन्हें अपने देश की गुलामी मंजूर नहीं हुई और उन्होंने तत्क्षण निश्चय किया कि वह आईसीएस की पोस्ट को छोड़ेंगे। महज 1 वर्ष के अंदर उन्होंने निर्णय लिया कि वह आईसीएस के पद को त्याग रहे हैं और मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत का सचिव था उसको पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र सौंप दिया। भारत माता को गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई जो भारत माता थी उसको मुक्त करने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। दरअसल बात तब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता दी जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। फिर अगले वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का होता है उसकी अध्यक्षता के लिए भी खड़ा किया जाता है। दरअसल महात्मा गांधी की सहमति नहीं थी, तो महात्मा गांधी ने एक अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया खड़े किए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1500 से अधिक वोट मिले, पट्टाभी सीतारामैया को 1300 के करीब वोट मिले। इस तरीके से भारी बहुमत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं।
लेकिन दूसरी ओर महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी का खड़ा हुआ कैंडिडेट था पट्टाभी सीतारामैया, हार जाते हैं। महात्मा गांधी ने यह हार को अपनी व्यक्तिगत हार ली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो काफी सहृदय थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो महात्मा गांधी का काफी सम्मान करते थे, उन्होंने महात्मा गांधी से कांग्रेस की आगे की रूपरेखा क्या रहेगी उसके लिए महात्मा गांधी से सलाह लेने के लिए गए, परंतु महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सलाह देने से इनकार कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस समझ गए पट्टाभी सीतारामैया की हार को महात्मा गांधी अपनी व्यक्तिगत हार समझ बैठे हैं। इस वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना वेश बदलना पड़ा क्योंकि कोलकाता में उनके निवास पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद करके रखा गया था। 16 जनवरी 1941 का वो दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना वेश बदलकर मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में भारत से निकलने की योजना बनाते हैं। उनके भतीजे शिशिर कुमार की सहायता से वे कोलकाता से धनबाद झारखंड पहुंच जाते हैं। वहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्रंटियर मेल ट्रेन पकड़कर पेशावर पहुंचते हैं। पेशावर में उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक का एक सदस्य जो था, उसकी सहायता से वह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच जाते हैं। काबुल में उन्होंने रूस के दूतावास से मिलने का काफी प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास असफल रहा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और वह इटालियन और जर्मनी के दूतावासों से मिलने की लगातार कोशिश करते रहे और फाइनली इसमें सफल भी हुए। फिर वह रूस होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन जा पहुंचे। बर्लिन में उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। एडोल्फ हिटलर उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुआ। उसने उनका काफी उत्साहवर्धन किया, परंतु प्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता करने का कोई आश्वासन नहीं दिया। नेताजी समझ चुके थे कि यहां से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपनी यात्रा पूर्वी एशिया की ओर प्रारंभ की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूर्वी एशिया में पहुंचकर सबसे पहले जो वयोवृद्ध नेता थे रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनको सहयोग का आश्वासन दिया। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना की, अर्थात स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं थे। इस सरकार को विश्व के 9 देशों ने मान्यता भी दे दी और यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के प्रमुख सेनापति भी बन जाते हैं। जापानी सेना ने जो अंग्रेजों की फौज से भारतीय सैनिकों को पकड़ा था, उनको आजाद हिंद फौज में भर्ती किया जाता है और जो महिलाएं थी, महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन भी किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषणों में आम जनमानस को और आजाद हिंद फौज के सैनिकों में उत्साह भरने के लिए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना की मदद से दिल्ली चलो नारा के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंग्रेजों से जीत लिए। नेताजी ने इन द्वीपों के नाम शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रखे। आजाद हिंद फौज और जापान की संयुक्त सेना ने इम्फाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बाद में जब अंग्रेजों का पलड़ा भारी हुआ, आजाद हिंद फौज को कुछ समय के लिए अपने कदम पीछे बढ़ाने पड़े। 6 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते हैं और महात्मा गांधी भी उनको नेताजी की उपाधि से विभूषित कर देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी कर दी जाती है, तो जापान को आत्मसमर्पण कर देना पड़ता है। जो आजाद हिंद फौज जापान की सेना की सहायता से अंग्रेजों की नाक में दम कर रही थी, उसको भी अपने हथियार डाल देने पड़ते हैं। इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रूस से सहायता मांगने के लिए एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर जा रहे थे और यह माना जाता है कि जिस हेलीकॉप्टर से नेताजी उड़ान भर रहे थे, वह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन समय समय पर भारत सरकार की जो कमेटियां बनती रहीं, उन्होंने सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं।
सन 2005 में मुखर्जी आयोग को ताइवान की सरकार ने बताया सन 1945 में ताइवान की जमीन पर कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 2005 में भारत सरकार को सौंपी, जिसमें उसने दावा किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिस विमान से दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा किया जाता है वह विमान 1945 में ताइवान की जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था।